हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से एक फिजिक्स के पेपर 1 यूनिट 1 पार्ट 1 के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, यानी कि संरक्षी और असंरक्षी बल क्षेत्र, जो कि मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स का पार्ट 1 वाला हिस्सा है। तो लेट्स गो डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको समझना है और इसके कॉन्सेप्ट को हम आगे भी लेते चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इस फिगर को देखें कि इस फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और हमें जाना है ए से बी। सबसे पहले कहाँ से जाना है? ए से बी जाना है। और ए से बी जब हम जाएंगे तो हमें एक रास्ता मिलता है जो पी का, उस पी की तरफ से जाते हैं। जब हम बी तक पहुंचना चाहते हैं क्यू के रास्ते से, तो निश्चित रूप से ए से बी तक जाने में, पार्टिकल को ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो ए से बी तक ले जाने में किए गए कार्य के हो सकता है बराबर हो, ठीक है, हो सकता है बराबर ना हो। तो क्या, तो एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स, वो क्या करता है, क्या बताना चाहता है यहाँ पर? रास्ते दोनों के पथ तो अलग है, लेकिन जब हम दोनों का वर्क निकालेंगे तो हमें मिलता है दोनों का वर्क सेम। तो इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ जो काम किया जा रहा है वो दोनों बराबर है और विपरीत है। इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है जो कभी भी मार्ग पर निर्भर नहीं करता, जो पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी कि किसी भी एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कण के पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि संरक्षी बल द्वारा किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य केवल प्रारंभिक स्थिति यानी कि ए और अंतिम स्थिति यानी कि बी पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैथमेटिकली हम इसे समझे तो क्या हुआ, मैथमेटिकली इसे हम समझे तो कार्य अगर हम निकालेंगे ए पी बी का, तो ए टू बी एफ डी आर, और जो पथ होगा वो ए पी बी है और अगला पथ जो होगा ए क्यू बी, ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम समझते हैं, ये समझ में आ चुका है हमें कि यदि कोई भी पार्टिकल यदि कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत यदि एक पूरा चक्र लगाता है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। हम बी क्यू ए, बी से ए कि बी क्यू ए को क्या लिख सकते हैं? माइनस ए क्यू बी लिख सकते हैं, क्योंकि विपरीत हमने किया। अब ए से यदि हम पी की और पी के थ्रू बी तक जाते हैं और ए से यदि क्यू के थ्रू बी तक जाते हैं तो वो दोनों बराबर होंगे। अब डब्ल्यू ए क्यू बी की जगह हम माइनस ऑफ डब्ल्यू बी क्यू ए लिख सकते हैं, जिससे दोनों को यदि एक साइड में पक्षांतर कर दिया जाए तो हमें कुल कार्य जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? शून्य। दैट मीन्स इन कंप्लीट साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ कर्व इंटीग्रेशन, या जो साइकिल इंटीग्रेशन एफ डी आर है वो क्या हो जाएगा? 0। अतः हम क्या बल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वह बल जिसके द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य हो, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है भाई, संरक्षी बल की तो बात हो गई। अब हम बार बार यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या, ऊर्जा का भी तो कोई काम होगा। तो नाउ व्हाट अबाउट द एनर्जी? एक्चुअली जो ऊर्जा होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार हमने पढ़ा है कि जो भी कार्य किया जाता है वो गति ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, क्योंकि गति ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी निश्चित रूप से। अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ये तो कंजर्वेटिव रहा, नाउ व्हाट अबाउट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा फिर? तो सिंपल सी बात है कि यदि हम ये कहें कि अगर पथ पर निर्भर करता हो, यानी कि एक कण को एक मार्ग से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि पथ पर निर्भर करता हो, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर न करता हो, तो ऐसे बल क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? असंरक्षी बल क्षेत्र कहेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होने की बजाय क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का है। वैसे डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। पिछली क्लासों में आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत छोटे छोटे आपने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि किसी भी वस्तु की विकृत अवस्था या उसकी एक विशेष स्टेट के कारण जो उसमें एनर्जी निहित होती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और मैथमेटिकली भी हमने क्लास 12th वगैरह में भी पढ़ा है, ठीक है। एक्चुअली इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द पार्टिकल इन कमिंग फ्रॉम इट्स स्टेट टू द स्टैंडर्ड स्टेट, यानी कि इसकी मानक अवस्था से वर्तमान अवस्था तक लाने में
किया गया जो कार्य होता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ये भी हम क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। अब ये मानक अवस्था क्या होती है? ऐसी अवस्था को कहते हैं जहां पर जो फोर्स होता है उसे जीरो माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेते हैं तो उस कंडीशन में हम मानक अवस्था कहाँ पर मानते हैं? अनंत पर मानते हैं, क्योंकि अनंत पर उस बल का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब हमने दो अवस्थाएं ली डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि उस अवस्था में जो एनर्जी ली वो U1 और U2 है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल की स्टेट 1 और स्टेट 2 दो अवस्थाएं में अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो उस एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा U1 माइनस U2, यानी कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 F.dr। जनरल इसका फोर्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला है वही। सो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। इसी को हमने मानक अवस्था मान लिया। एंड इफ द इनिशियल स्टेट इज एट द जीरो देन व्हाट? तो पहला स्टेट को हमने जीरो ले लिया, फिर UR R तक हम गए, W इन्फिनिटिव टू R, और इंटीग्रेशन में भी वही दे दिया। ठीक है, अब हमने आगे क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लिया, UR की वैल्यू जो निकाली। यहाँ से स्टूडेंट से पोटेंशियल एनर्जी की एक और डेफिनेशन निकल गई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी बिंदु पर यदि हम स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के वो क्या होगी? बराबर होगी। अब क्या? Now what is the relation between the energy and force? फिर से एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि फोर्स हम पढ़ रहे हैं भाई, कंजर्वेटिव एनर्जी भी हमने निकाली, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये रिलेशन होता कैसा है, क्या रिलेशन होता है? तो ये रिलेशन एक्चुअल है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट U। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, एग्जाम में पूछा भी जाता है, सिर्फ इसी को भी पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 में, U इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R F.dr। अब अगर हम फोर्स को जो है कार्टेशियन फॉर्म में ले लें, XYZ के फॉर्म में ले लें, तो क्या होगा? XYZ के फॉर्म में हम उसे ले लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार dr को भी हम I कैप J कैप और K कैप के फॉर्म में लिखते हैं, तो F.dr भी हमारा I J K के फॉर्म में आ जाएगा। जब उसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें Fx dx Fy dy और Fz dz मिल जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 3 जो हमारा था उसमें इस F.dr की वैल्यू यानी कि U के फॉर्मेट को हम निकाल सकते हैं। तो जब रखते हैं तो हमारे पास सिंपल माइनस Fx dx माइनस Fy dy Fz dz इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिलता है इक्वेशन नंबर 4। ये जो चौथा इक्वेशन आया है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा du बाई dx क्या होगा? fx होगा माइनस fx, du बाई dy क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों कैंसिल होंगे तो वही मिलेगा, माइनस fy और du बाई dz जो मिलेगा माइनस fz। ठीक है, अब f इक्वल टू क्या था हमारा? I fx j fy k fz। तो हमारा फोर्स हमको चाहिए था भाई, जो एनर्जी में रिलेशन उसके साथ चाहिए था, तो हमने fx fy और fz की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। जैसे ही हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मेट बना du बाई dx du बाई dy du बाई dz विद I j k, जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो u का ग्रेडियंट होगा ये, तो u का ग्रेडियंट है जिसे हम डेल्टा ऑपरेटर से भी इंडिकेट करते हैं। सो यही इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स? रिलेशंस है। तो यहाँ पर हम एक चीज और छोटी सी मेंशन करते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में पूछा जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका कर्ल जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। आइए देखते हैं कि कैसे होता है ये, है ना, सर्च करते हैं इसको थोड़ा सा। सो F इक्वल टू माइनस ग्रेड डी यू, ठीक है, माइनस डेल्टा ऑपरेटर U। अगर हम कर्ल F लें तो हमें मालूम है कि कर्ल जब लगाते हैं तो डेल्टा ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया किससे? F से। अब F की वैल्यू माइनस डेल्टा ऑपरेटर U है, तो U स्केलर है, बाहर निकालें तो डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस डेल्टा ऑपरेटर समान सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। तो ये प्रूफ हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी स्पीड लगे थोड़ी सी उसे पॉज करके आप समझिएगा और कुछ क्लियर ना हो तो उसे कमेंट्स कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।